हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी बहुत अच्छे हैं, सेफ हैं. एंड यस, आई एम ऑल्सो गुड एंड सेफ टिल द डेट. आई डोंट नो what will happen in future, right? So let's start today our new chapter, new unit, that is unit 4. Unit 4 is all about the theory of portfolio, यूटिलिटी थ्योरी एंड इंडिफरेंस कर्व. बेटा हमने यूनिट 1, 2 एंड 3 ये तीनों जो यूनिट थे दैट इज ऑल अबाउट सिक्योरिटी, बिकॉज योर सब्जेक्ट इज डिवाइडेड इन 2 पार्ट, सिक्योरिटी एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट. सो यूनिट 1 to यूनिट 3 आपने जो है सिक्योरिटी के बारे में पढ़ा. सिक्योरिटी क्या होता है, हाउ इट इज़ एनालाइज्ड बाय क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव बोथ. क्वांटिटेटिव एनालिसिस में हमने स्टैटिस्टिकल मेथड यूज़ किया, मीन, मोड, मीडियन, रिग्रेशन, कोरिलेशन, स्टैंडर्ड डेविएशन. एज वेल एज क्वालिटेटिव में हमने क्या एनालिसिस किया, फंडामेंटल एनालिसिस ऑफ सिक्योरिटीज, इकोनॉमिक एनालिसिस एंड इंडस्ट्री एनालिसिस. तो ये सारी चीज़ें हमने यूनिट 1 to यूनिट 3 में पढ़ा. ठीक. Now unit 4 starts from portfolio management, the second segment of this subject. अब यहाँ से यूनिट 4 एंड यूनिट 5 completely जो है आपका पोर्टफोलियो से रिलेटेड है. फाइन. सो सबसे पहले हमको ये समझना जरूरी है कि व्हाट इज पोर्टफोलियो, व्हाट इज अ पोर्टफोलियो. सो इन अ जनरल वे वी कैन से पोर्टफोलियो इज अ सेट ऑफ पिक्चर्स बाय समवन. अब इसको हम इस तरीके से एक सिंपल मीनिंग समझते हैं, लाइक यू आर इंटरेस्टेड इन मॉडलिंग फील्ड एंड सिंस मेनी ईयर्स यू आर वर्किंग इन दिस फील्ड. ठीक है. अब आप जो है किसी कंपनी में मॉडलिंग के लिए जो है इंटरव्यू देने जा रहे हैं. सो व्हाट यू विल डू, आप क्या करेंगे, अपना जो पास्ट एक्सपीरियंस है, जो भी आपके फोटोग्राफ्स हैं, आपका एक्सपीरियंस है, इन सारी चीज़ों की आप एक सेट बनाते हैं. ठीक है. क्या लिखा है, सेट ऑफ पिक्चर्स बाय समवन और फोटोग्राफ्स. आपके जितने भी मॉडलिंग के फ़ोटोज़ हैं, ठीक, आपके पिक्चर्स हैं, आपके जो एक्सपीरियंसेस हैं, इन सब का जो है आप एक सेट बनाते हैं टू शो योर वर्क. फाइन. which they use when entering competition or applying for work. आप जब एक न्यू जॉब के लिए जा रहे हैं तो नेचुरली जो है आप एक सेट बनाते हैं फॉर्मल पेपर्स. ये पेपर्स क्या होते हैं आपके, फर्स्ट इज़ अ रिज्यूमे, फिर आपका एजुकेशनल सर्टिफिकेट, देन आपका वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट. इन सारे पेपर्स का आप एक सेट बनाते हैं और इसको एक फाइल में अरेंज करके रखते हैं. That file is called portfolio. When you arranges your papers in chronological order in a proper manner, that is called the portfolio. In general meaning, जब हम फाइनेंस में इसकी बात करते हैं, फाइनेंशियल टर्म में जब हम पोर्टफोलियो की बात करते हैं, तो a portfolio is a collection of financial investments like stock, bonds, कॉमोडिटीज़, कैश एंड कैश इक्विलेंट. यहाँ पे जो है मीनिंग वही है. जनरल वे में आपने क्या किया, पेपर का सेट बनाया, लेकिन जब हम इसको फाइनेंशियल टर्म्स में जब हम बात करते हैं तो इट इज़ रिलेटेड टू योर स्टॉक पेपर्स, बॉन्ड, कॉमोडिटीज़. ठीक है. कॉमोडिटी से रिलेटेड जो पेपर्स हैं, कैश एंड कैश इक्विलेंट्स, ये होता है आपका पोर्टफोलियो इन फाइनेंशियल टर्म. A portfolio refers to a collection of investment tools such as stock, shares, mutual funds, bonds, cash and so on, depending on the investor's income, budget and convenient time frame. It is very obvious कि हम जो हैं अपनी सेविंग्स जो से हम इन्वेस्टमेंट प्लान करते हैं. फाइन. हमारी जितनी इनकम होती है उसमें से हम अपने एक्सपेंडिचर को डिडक्ट करने के बाद हमारी जो सेविंग्स रहती है
उस सेविंग्स के बेस पे हम अपना इन्वेस्टमेंट प्लान करते हैं. लाइक इफ़ आई एम एन इन्वेस्टर, मैंने अपना थोड़ा इन्वेस्टमेंट बैंक में किया है, थोड़ा इन्वेस्टमेंट मैंने म्यूचुअल फंड्स में किया है, थोड़ा इन्वेस्टमेंट मैंने शेयर मार्केट में किया है. ठीक है, अब ये किस बेस पे हो रहा है? दैट इज माई इनकम, माई बजट एंड कन्वीनियंट टाइम. मेरे लिए वो टाइम फ्रेम भी इट्स एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर. ठीक है, तो ये सारी चीज़ों का जब मैं एक बंच बनाती हूँ या एक सेट ऑफ पेपर बनाती हूँ, दैट इज़ कॉल्ड द पोर्टफोलियो. क्योंकि मैंने अलग अलग प्लेस में अपना इन्वेस्टमेंट किया है और मुझे कहाँ से कितना, ऑब्वियसली अगर मैंने इन्वेस्टमेंट किया है तो उसका मुझे रिटर्न भी आएगा. तो मैंने क्या किया, बैंक में जो मैंने इन्वेस्टमेंट किया उसका एक अलग सेट बनाया, इन शेयर मार्केट में जो मैंने इन्वेस्टमेंट किया उसका अलग बनाया. तभी तो मुझे एट द एंड ऑफ द ईयर पता चलेगा कि कौन से इन्वेस्टमेंट से मुझे कितना रिटर्न मिलना है. क्योंकि बीइंग एन इन्वेस्टर मुझे ये चीज़ें जो है पता होनी चाहिए कि हाउ टू मेक पोर्टफोलियो, राइट. अलग अलग इन्वेस्टमेंट का पोर्टफोलियो कैसे बनाया जाता है ये आपको पता होना चाहिए. सो इन फाइनेंशियल टर्म यही मीनिंग होता है अ कलेक्शन ऑफ इन्वेस्टमेंट टूल्स. आपने कलेक्शन किया और उसको एक प्रॉपर अरेंज करके रखा, दैट इज कॉल्ड द पोर्टफोलियो. नेक्स्ट है व्हाट इज पोर्टफोलियो मैनेजमेंट. पोर्टफोलियो आप समझ गए. नाउ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, it is an art of selecting the right investment policy for the individual in terms of minimum risk and maximum return is called as portfolio management. Fine. Selecting the right investment policy. अब सपोज मेरे पास एट द एंड ऑफ द मंथ 10,000 मेरी सेविंग्स हुई. आफ्टर ऑल द एक्सपेंडिचर I have 10,000 savings, 10,000 rupees saving in the month of August. अब उस 10,000 को मुझे कैसे कहाँ इन्वेस्ट करना है? क्या मैं उसको अपने पास ही रखूँगी या फिर मैं बैंक में डिपॉजिट करूँगी ताकि मेरा इंटरेस्ट वहाँ से मिले, या फिर मैं उसको पोस्ट ऑफिस के सेविंग बैंक में रखूँगी? दैट इज़ माई डिसीजन. सो टेकिंग अ राइट डिसीजन रिगार्डिंग इन्वेस्टमेंट पॉलिसी by considering minimum risk and maximum return is called portfolio management. इस तरीके से भी management is an art, as you know management is an art. So if it is an art, that means you have to be rational to think about your risk and return behind the investment. तो जब आपने एक राइट डिसीजन ले लिया, दैट इज कॉल्ड द पोर्टफोलियो मैनेजमेंट. पोर्टफोलियो मैनेजमेंट रिफर्स टू मैनेजिंग एन इंडिविजुअल्स इन्वेस्टमेंट इन द फॉर्म ऑफ बॉन्ड्स, शेयर्स, कैश, म्यूचुअल फंड एटसेट्रा, सो दैट ही अर्न्स द मैक्सिमम प्रॉफिट विद इन द स्टिपुलेटेड टाइम फ्रेम. फाइन. दिस इज पोर्टफोलियो मैनेजमेंट. Need for portfolio management. Why this is required? Being an investor, आपको जो है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट क्यों है? Portfolio management presents the best investment plan to the individuals as per their income, budget, age, ability to undertake risk. Every investment has a risk. Okay, so you must be able to undertake the risk on the basis of your income, budget and age. Next is portfolio manager understand the client's financial needs and suggest the best and unique investment policy for them with minimum risk involved. अब पोर्टफोलियो मैनेजर के लिए ये बहुत जानना बहुत ज़रूरी है कि उसकी क्लाइंट की फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, उसकी एक्चुअल इनकम कितनी है, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट ही सजेस्ट द राइट वे टू इन्वेस्ट विथ मिनिमम रिस्क. फाइन. चलिए नेक्स्ट आगे आप पढ़िएगा. टाइप्स ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इट इज. टाइप्स ऑफ, देयर आर 4 टाइप ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट: एक्टिव पोर्टफोलियो, पैसिव पोर्टफोलियो, डिस्क्रिशनरी पोर्टफोलियो, नॉन डिस्क्रिशनरी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट.
एक्टिव पोर्टफोलियो क्या होता है? एज द नेम सजेस्ट, in an active portfolio management service, the portfolio managers are actively involved. Portfolio managers are actively involved in buying and selling of securities with minimum profit to individuals on behalf of investor. Being an individual, मैंने पोर्टफोलियो मैनेजर को बाइंग एंड सेलिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी. ही विल बी एक्टिवली इन्वॉल्व इन बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज, दैट इज एक्टिव पोर्टफोलियो मैनेजमेंट. पैसिव, इन अ पैसिव पोर्टफोलियो मैनेजमेंट द पोर्टफोलियो मैनेजर डील्स विद अ फिक्स्ड पोर्टफोलियो डिजाइन टू मैच द करेंट मार्केट सिनेरियो. एक्टिव में क्या होता था? एक्टिव में ये है कि आपने अगर किसी पर्सन को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि ऑन बिहाफ ऑफ यू वो जो है सिक्योरिटीज़ की सेलिंग एंड बाइंग करे फॉर द लॉन्ग टर्म. ठीक है, इन फ्यूचर में भी जो है वही पर्सन, वही पोर्टफोलियो मैनेजर आपके बिहाफ में बाइंग एंड सेलिंग करेंगे सिक्योरिटीज़ का. लेकिन पैसिव में क्या होता है? पैसिव में होता है कि पोर्टफोलियो डील्स विद अ फिक्स्ड पोर्टफोलियो डिज़ाइन. एक फिक्स्ड पोर्टफोलियो होता है, एक फिक्स सिक्योरिटी होती है और वो सिर्फ प्रेजेंट के मार्केट सिनेरियो को देखते हुए आपके सिक्योरिटीज़ की सेलिंग एंड बाइंग करता है. दैट इज पैसिव, नॉट फॉर द लॉन्ग टर्म. आ रही बात समझ में? एक्टिव एंड पैसिव. एक्टिव पोर्टफोलियो में क्या होगा? एक्टिव पोर्टफोलियो में जो आपका पोर्टफोलियो मैनेजर है, he will work all the securities related work, ठीक है, on behalf of you. लेकिन पैसिव में नहीं होगा. ऑन बिहाफ ऑफ यू मैंने किसे बताया कि एक्टिव पोर्टफोलियो में वो लॉन्ग टर्म के लिए आपके लिए काम करेगा, लेकिन पैसिव में वो सिर्फ करंट प्रेजेंट में जो मार्केट सिनेरियो है उस बेस पे वो काम करेगा. उसके बाद आता है डिस्क्रिशनरी पोर्टफोलियो. Discretionary portfolio management services, an individual authorizes a portfolio manager to take care of his financial needs on his behalf. ठीक है, the individual issues money to the portfolio manager who in turn takes care of all his investment like paperwork, documentation, filing and so on. So discretionary में मेन ये है कि जैसे आपका एक्टिव पोर्टफोलियो में एक मैनेजर आपके बिहाफ में सेलिंग एंड बाइंग करेगा, सेम डिस्क्रिशनरी में भी है. बट इन दिस ही विल टेक केयर ऑफ ऑल द इन्वेस्टमेंट नीड्स, पेपर वर्क, जो भी डॉक्यूमेंटेशन है सिक्योरिटीज़ की, इसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है पोर्टफोलियो मैनेजर की होगी. किसमें? डिस्क्रिशनरी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में. ठीक है. In discretionary portfolio management, the portfolio manager has full rights to take decision on behalf of his clients. ठीक. Non-discretionary में, in non-discretionary portfolio management services, the portfolio manager can merely advise the client what is good and bad for him, but the client reserves full right to take his own decision. डिस्क्रिशनरी, अब देखिए दोनों में डिफरेंस आपको समझ में आया, डिस्क्रिशनरी एंड नॉन डिस्क्रिशनरी. डिस्क्रिशनरी में आपका जो पोर्टफोलियो मैनेजर होता है, ही हैज़ ऑल द राइट टू टेक अ डिसीजन ऑन बिहाफ ऑफ क्लाइंट. बट नॉन डिस्क्रिशनरी में जो क्लाइंट है, ही कैन टेक द डिसीजन. ठीक है, नॉट पोर्टफोलियो मैनेजर. पोर्टफोलियो मैनेजर आपको ये एडवाइस नहीं करेगा कि कौन से इन्वेस्टमेंट में आपको प्रॉफिट मिलेगा, कौन से में नहीं मिलेगा. दैट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एन इन्वेस्टर टू टेक अ डिसीजन. ठीक, ये होता है आपका पोर्टफोलियो मैनेजमेंट. देयर आर 4 टाइप ऑफ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट. You read this types of portfolio management. If you have any doubt, you can ask me in the live session. हु इज़ अ पोर्टफोलियो मैनेजर. अभी हम लास्ट स्लाइड में पोर्टफोलियो मैनेजर्स की बात कर रहे थे, तो ये पोर्टफोलियो मैनेजर होता कौन है? एन इंडिविजुअल हु अंडरस्टैंड द क्लाइंट्स फाइनेंशियल नीड्स एंड डिज़ाइन अ सुटेबल इन्वेस्टमेंट प्लान एज पर हिज इनकम एंड रिस्क.
taking abilities is called a portfolio manager. You may have the career in portfolio management also. आप एक portfolio manager भी जो है in future बन सकते हैं, ठीक है. A portfolio manager is one who invest on behalf of the client. आपके जो client होंगे उस client के behalf में आप सारे investment decision लेंगे, ठीक है. अपने client की financial needs को समझेंगे, ठीक. A portfolio manager counsels the clients and advise him the best possible investment plan. That is the duty of portfolio manager. Fine. चलिए next. अब जो आते हैं portfolio utility theory. It is somehow related to your economics. आपने फर्स्ट सेम में जब इकोनॉमिक्स पढ़ा होगा तो उस समय कुछ वर्डिंग्स आपने टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी, ये आपने पढ़ा होगा इफ़ यू रिमेंबर. तो अगेन इट कम्स इन योर पोर्टफोलियो. अब ये यूटिलिटी क्या होता है? यूटिलिटी इज़ अ मेजर्स ऑफ रिलेटिव सेटिस्फैक्शन दैट एन इन्वेस्टर डराइव्स फ्रॉम डिफरेंट पोर्टफोलियो. एग्जैक्टली यूटिलिटी क्या होता है? यूटिलिटी मीन्स द मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन लेवल ऑफ अ कंज्यूमर. जहाँ जिस पॉइंट पे उसको मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलता है आफ्टर कंज्यूमिंग गुड्स, दैट इज कॉल्ड द टोटल यूटिलिटी, ठीक है. पहले आपने फर्स्ट गुड कंज्यूम किया, सेकंड गुड कंज्यूम किया, थर्ड, लेकिन फोर्थ पॉइंट पे आप आके टोटली सेटिस्फाइड हो गए, आपका पेट पूरा भर गया, मतलब आप completely satisfy हो गए. So that satisfaction level is called utility. Similarly जब हम पोर्टफोलियो में बात करते हैं तो पोर्टफोलियो में जहाँ पे एक इन्वेस्टर का जो मैक्सिमम प्रॉफिट है वो सेटिस्फाई हो गया, दैट इज द यूटिलिटी. यूटिलिटी इज अ मेजर ऑफ रिलेटिव सेटिस्फैक्शन दैट एन इन्वेस्टर डिराइव्स फ्रॉम डिफरेंट पोर्टफोलियो. डिफरेंट पोर्टफोलियो मतलब ये है कि उसने अपना इन्वेस्टमेंट शेयर मार्केट में भी किया है, उसने अपना शेयर जो इन्वेस्टमेंट है वो म्यूचुअल फंड्स में भी किया है, लेकिन उसको सबसे ज़्यादा जो सेटिस्फैक्शन लेवल है वो कहाँ से मिल रही है, ठीक. इधर फ्रॉम म्यूचुअल फंड और शेयर मार्केट और फ्रॉम अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन. तो उसकी जो सेटिस्फैक्शन लेवल है जहाँ पे हायर होगी, दैट इज़ द यूटिलिटी. रिस्क फ्री एसेट्स आर टाइपिकली दोज इशूड बाय अ गवर्नमेंट. अब यहाँ पे बात आती है रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट की एंड रिस्की एसेट्स की, रिस्की इन्वेस्टमेंट्स की. तो रिस्क फ्री एसेट्स क्या होते हैं? दोज इशूड बाय अ गवर्नमेंट एंड कंसिडर्ड टू हैव ज़ीरो रिस्क. जहाँ जो गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस होते हैं वहाँ पे जनरली आपका रिस्क जो है वो कम होता है, मिनिमाइज ऑफ रिस्क. प्रॉफिट हायर होता है मैक्सिमम और मिनिमम रिस्क होता है इन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन रादर देन प्राइवेट. अब when we combine a risk-free asset with a portfolio of risky assets, we create a capital allocation line that we can represent graphically on the efficient frontier curve. ठीक है, इसके लिए एक आपका जो है CAL बोलते हैं इसको, कैपिटल एलोकेशन लाइन, ठीक. द कैपिटल एलोकेशन लाइन कनेक्ट्स द ऑप्टिमल रिस्की पोर्टफोलियो विद द रिस्क फ्री एसेट. मतलब जब आप दोनों का कॉम्बिनेशन करते हैं, रिस्क फ्री एसेट एंड रिस्की एसेट, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो आपको एक ब्रेक इवन पॉइंट मिलता है, ठीक है, दैट पॉइंट इज कॉल्ड द पोर्टफोलियो यूटिलिटी थ्योरी. मीन्स योर सेटिस्फैक्शन लेवल इज ऑप्टिमल. एक ऑप्टिमल पॉइंट आपको मिलता है. आ रही बात समझ में? दैट इज द पोर्टफोलियो यूटिलिटी. नेक्स्ट है आपका इंडिफरेंस कर्व. यू हैव स्टडीड इंडिफरेंस कर्व इन इकोनॉमिक्स. अब वहाँ पे इंडिफरेंस कर्व, इंडिफरेंस मतलब जहाँ पे कंज्यूमर्स को किसी भी गुड में डिफरेंस ना लगे, उसका सेटिस्फैक्शन जो है वो इक्वल हो, दैट इज इंडिफरेंस. Indifference curve is a term used in portfolio theory to describe investor demand for portfolios based on the
ट्रेड ऑफ बिटवीन एक्सपेक्टेड रिटर्न एंड रिस्क, जहाँ पे उसको सिमिलर रिस्क एंड रिटर्न मिलता है, दैट इज द इनडिफरेंस. देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन टू सिक्योरिटीज. इट इज अ कॉन्वेक्स कर्व मीनिंग upward curving, and where it meets the efficient frontier there is a match between supply and demand. This spot is called optimal. देखिए नेक्स्ट आपका जो है ये आपका इंडिफरेंस कर्व है, जहाँ पे कोई भी बोरोइंग्स नहीं है. यहाँ पे आप देख रहे हो 3 स्पॉट्स हैं, ठीक. एंड जो मिडिल वन है ये एक कॉन्वेक्स लाइन होता है विच डू नॉट कनेक्ट टू ईच अदर. आपके पास 3 सिक्योरिटीज़ है 11, 12, 13. एक्स एक्सिस पे आपका रिस्क है एंड वाई एक्सिस पे हमने डेपिक्ट किया है एक्सपेक्टेड रिटर्न. फाइन. इन एक्स एक्सिस यू कैन सी आई हैव रिटर्न हियर स्टैंडर्ड डेविएशन. स्टैंडर्ड डेविएशन मीन्स यहाँ पे हमको वेरिएबिलिटी देखनी है, स्टैंडर्ड वेरिएंस ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन. रिस्क में वेरिएंस होते हैं, ठीक है, वेरिएंसेस होते हैं, इसीलिए रिस्क को हमने एक्स एक्सिस पे रखा. एंड रिस्क इज ऑल्सो नोन एज स्टैंडर्ड डेविएशन. एंड वाई एक्सिस पे आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न है. ये जो आप कॉन्वेक्स लाइन देख रहे हैं, ठीक है, यू शेप में जो आप कॉन्वेक्स लाइन देख रहे हैं, 3 लाइन है, ये सिक्योरिटीज़ है. जो मिडिल वन है 12 नंबर वाली जो सिक्योरिटीज़ है, एक ऐसा पॉइंट आया जहाँ पे हमको एफिशिएंट फ्रंटियर मिल गया, मतलब द मिनिमम रिस्क एंड हायर रिटर्न. इसके बाद जो 11 नंबर पे है वहाँ पे मिनिमम रिटर्न है विथ हायर रिस्क. 13 नंबर पे है हायर रिटर्न बट मैक्सिमम रिस्क. तो इस तरीके से जो है हमको एक एफिशिएंट फ्रंटियर लाइन मिला. दिस लाइन इज कॉल्ड द इंडिफरेंस कर्व. ठीक है, डेमोन्स्ट्रेशन अब देखते हैं इसका. लेट्स डेमोन्स्ट्रेट दिस बाय टेकिंग अबाउट 2 points on the indifference curve while thinking about the word indifference. Here the first point, client would require a higher rate. मतलब first किसको बोल रहा है, 11 नंबर. Higher rate of return to accept this higher level of risk, because these curves don't cross, there is no match between supply and demand. उसके बाद हम जब नीचे आते हैं, सॉरी, पहला जो कर्व है वो 13 नंबर, नीचे वाले जब कर्व में आते 12 नंबर पे, टू अनदर स्पॉट वेयर द इन्वेस्टर वुड बी इनडिफरेंट और एक्सेप्ट इक्वली अ लोअर रिटर्न विद दिस लोअर लेवल ऑफ रिस्क. ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका 12 नंबर वाला जो आप देख रहे हो सिक्योरिटी, यहाँ पे लोअर रिस्क विथ लोअर रिटर्न एंड इन्वेस्टर एक्सेप्ट this situation. That is why it is called efficient frontier, जहाँ पे ना तो आपका हायर रिस्क है और ना हायर रिटर्न है, इक्वल लेवल पे है रिटर्न एंड रिस्क भी. फाइन. कीप इन माइंड दैट अ रिस्क एवर्स इन्वेस्टर मीन्स ऐसे इन्वेस्टर जो लाइक अ रिटायरी में हैव अ कर्व way above this one, they would be less willing to accept market risk. They need, averse investor मतलब आप समझ रहे हैं, they need the higher return but minimum risk. They do not accept the market risk. उनको अपने इन्वेस्टमेंट में कोई भी रिस्क नहीं चाहिए, but they want the maximum return. That kind of investor called risk averse investor. So this is all about portfolio utility theory and indifference curve. Read properly this video lecture, and if you have any doubt you can ask your doubts in live session. Okay, thank you.